आपको पता है कि बिहार चुनाव 2025 में आरजेडी को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई, सरकार तो एनडीए की बनी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आरजेडी को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। वोट परसेंटेज आरजेडी का ज्यादा है, यानी तेजस्वी की पार्टी का ज्यादा है। फिर भी सवाल यह है कि बिहार में विपक्ष कैसे हार गया जब वोट आरजेडी को ज्यादा मिले। तो ये क्या खेला हुआ, मुस्लिमों ने किन किन सीटों पर खेला किया है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आसान भाषा में कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स इन नतीजों के बारे में। सबसे पहला, कैसे आरजेडी को मिले सबसे ज्यादा वोट। यस, यू आर राइट, बीजेपी से भी ज्यादा, जेडीयू से भी ज्यादा वोट आरजेडी को मिले हैं। दूसरा है, अगर ज्यादा वोट मिले हैं तो बिहार आखिरकार विपक्ष हार क्यों गया और इतनी बुरी हार क्यों कही जा रही है। तीसरा है, बिहार नतीजों पर विपक्ष के नए आरोप क्या हैं। चौथा, देखिए मुस्लिमों ने कहां कहां बड़ा खेला किया है। और पांचवा है, बिहार नतीजों के 10 बड़े सबक किस किस के लिए हैं और कहां कहां हैं। ये सब आपको आसान भाषा में समझना है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले यही क्लियर कर देती हूं कि कैसे आरजेडी को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। आरजेडी को 1,15,00,000 तकरीबन वोट मिले हैं, यानी आरजेडी का वोट परसेंटेज है 23%। बीजेपी का लगभग 1 करोड़ के आसपास 20%, यानी देखिए 3% कम बीजेपी को वोट मिला है। और मैं आपको अगर नंबर्स में बताती हूं तो बीजेपी को आरजेडी से लगभग 14 से 15 लाख कम वोट मिले हैं। अब आप कहेंगे कि जब आरजेडी को 15 लाख वोट ज्यादा मिले हैं बीजेपी से, तो भाई आरजेडी की सीटें इतनी कम क्यों हैं। आपको मैं और बता दूं, जेडीयू को तकरीबन 96 लाख, फिर अगर आप आगे आते हैं कांग्रेस को 43 लाख वोट मिले हैं। अब अगर आपको और न्यूमेरिकल तरीके से और आसान भाषा में ब्रेकअप समझाती हूं, बिहार में कितने वोट पड़े कुल, 5 करोड़, लगभग 5 करोड़। आरजेडी को उसमें 1.15 करोड़ वोट मिलते हैं, लेकिन सीटें आरजेडी की 25 आती हैं। बीजेपी को 1 करोड़ वोट मिलता है, लेकिन सीटें 89 आती हैं। जेडीयू को तकरीबन 96 लाख वोट मिलते हैं, सीटें 85 आती हैं। कांग्रेस को 43 लाख मिलते हैं, लेकिन सीटें 6 आती है। तो ये गणित क्या है। अब विपक्ष कह रहा है कि इसमें कोई घोटाला हुआ है, विपक्ष कह रहा है कि कुछ आपने मशीनरी का कोई गेम किया है, विपक्ष ये कह रहा है कि हमेशा की तरह आपने इलेक्शन कमीशन को अपना बना लिया है, एनडीए ने गड़बड़ी करके ये चुनाव जीता है। अब मैं आपको सच भी बताऊंगी, जरा दूसरे वोट परसेंटेज भी देख लीजिए। एलजेपी को मिले 24 लाख वोट, सीटें कितनी आई, 19। एचएएम आरएलएम को 5-5 लाख मिलते हैं वोट, और इनकी सीटें कितनी आई है, एचएएम की 5 और आरएलएम की 4। फिर अगर आप वीआईपी देखते हैं, वीआईपी को 6 लाख वोट मिले हैं, लेकिन एक भी सीट नहीं आई। अब आप देख लीजिए, ये जो एचएएम और आरएलएम को 5-5 लाख वोट मिले, लेकिन इनकी सीटें 5, एक की 4, लेकिन वीआईपी को 6 लाख वोट मिलते हैं, लेकिन सीटें 0। अब आप असली खेल समझिए कि आखिरकार हुआ क्या है। लेकिन आप ये कुल अगर आंकड़ा देखते हैं, एनडीए को कुल 2.33 करोड़ वोट मिले हैं। वोट परसेंटेज पूरा एनडीए का मिला के कितना है, 46.57%। महागठबंधन को कुल कितने मिले हैं, कम, यानी 1.88 करोड़, और इनका वोट परसेंटेज कितना है, 37.74%। अब आपको आधा खेल तो यहीं समझ में आ गया होगा कि कैसे अगर ओवरऑल देखा जाए कि भाई एनडीए सरकार बनी है तो ऑब्वियसली उनके वोट ज्यादा है, उनका परसेंटेज ज्यादा है, लेकिन आरजेडी को इतने वोट कैसे मिल गए। तो इसका साफ सुथरा कारण यह है कि भैया आरजेडी 143 सीटों पर लड़ी थी और बीजेपी कम सीटों पर, यानी 101 सीटों पर लड़ी। जेडीयू भी सिर्फ 101 सीटों पर लड़ी। आपको पता है ना, बीजेपी और जेडीयू का जो सीट बंटवारा हुआ था 101, लेकिन आरजेडी 143 सीटों पर लगती है। तो इसका कारण यही है, कहीं भी अगर आपने ऐसा कोई पोस्ट देखा हो कि आरजेडी को ज्यादा वोट मिले लेकिन फिर भी सरकार नहीं बन पाई, ये कोई वोट चोरी, ये कोई इलेक्शन कमीशन का खेल नहीं। असल में ये सिंपल गणित है, क्योंकि आरजेडी ज्यादा सीटों पे लड़ी तो भाई वो जो बाकी की ये सीटें हैं वहां पे वोट तो पड़े हैं ना, जीत नहीं पाए। वोट पड़ना, वोट शेयर होना और उसको विनिंग सीट में कन्वर्ट करना अलग बातें होती हैं। जरूरी नहीं है कि आपका वोट परसेंटेज ज्यादा है तो फिर आपकी सीटें, भाई आपके बहुत सारे वोट कटवा भी होते हैं। आपके इतने वोट पड़े लेकिन आप 200 वोट से रह गए,
200 वोट सामने वाले को ज्यादा। तो ये सिंपल गणित है, ये बिठा लीजिए दिमाग में कि 143 सीटों पर आरजेडी लड़ती है, लेकिन बीजेपी 101 पे लड़ती है, इसलिए आरजेडी को ज्यादा वोट मिला। अब देखिए मुस्लिमों ने भी इस बार खेला किया है। अब कहाँ खेला किया है? जहां पर इनकी सबसे ज्यादा आबादी है, और वो क्षेत्र का नाम है सीमांचल। सीमांचल में कुल 24 विधानसभा सीटें हैं और 4 जिले पड़ते हैं बिहार के, अररिया, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया। लेकिन इस बार मुस्लिमों का अलग खेला देखने को मिला है। मैं आपको पहले बताती हूँ कैसे। देखिए, कुल आबादी का लगभग 47% हिस्सा जो इन चारों जिलों में है वो मुस्लिम आबादी है। किशनगंज में लगभग 68% मुस्लिम आबादी है। और मैं आपको बता दूं, ये जो किशनगंज का हम बता रहे हैं सीट, वहां पर किशनगंज के इलाके में कांग्रेस की जीत हुई है। फिर अगर आप कटिहार के इलाके की बात करते हैं, 44 से 45% मुस्लिम आबादी है, वहां पर बीजेपी जीती है। यस, ऐसा नहीं है कि मुस्लिमों ने बीजेपी को वोट नहीं किया, ऐसा नहीं है कि यादवों ने बीजेपी को वोट नहीं किया। तो इस बार विपक्ष का ये जो MY फैक्टर है वो भी कमजोर होता दिखा, और ये मुस्लिम और यादव वोटरों ने एनडीए को भी वोट किया है। अररिया में लगभग 43% मुस्लिम आबादी है, यहां पर कांग्रेस जीती है। ये बात तय है कि जो मुस्लिम वोटर है वो कांग्रेस की तरफ खिंचता है, लेकिन इस बार बीजेपी की तरफ, एनडीए की तरफ भी खिंचा है। पूर्णिया में लगभग 40% मुस्लिम आबादी है, यहां पर बीजेपी जीती है। तो अगर मैं आपको कुल मिला के एक आंकड़ा बताती हूं, 24 में से 14 एनडीए ने जीती है। यहां पर सोचिए, सीमांचल एरिया जो कि मुस्लिम आबादी के लिए जाना जाता है, वहां पर 24 विधानसभा सीटें हैं, और उन 24 विधानसभा सीटों में से 14 एनडीए ले जा रही है, और बाकी की 5 महागठबंधन को मिल रही है। तो मतलब महागठबंधन तो सीमांचल यानी कि मुस्लिमों वाले इलाके में फ्लॉप हो गई, लेकिन हीरो कौन बन गया? 5 AIMIM यानी ओवैसी की पार्टी। भैया, ओवैसी की पार्टी ने पिछली बार भी 5 सीटें ली थी, इस बार भी 5 सीटें ले ली, और बाकी की सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने क्या किया? आरजेडी को हरवा दिया। ये यहाँ पर जो खेल हुआ है ना, ये पूरा का पूरा ओवैसी की पार्टी ने किया है, ओवैसी के वोटरों ने किया है। 5 सीटें ओवैसी को जितवा दी, और बाकी की जो सीमांचल की सीटें थी उसमें वोट कटवा बनकर महागठबंधन को यानी कि आरजेडी को हरा दिया। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है ओवैसी ने ये तेजस्वी से रिवेंज प्लान लिया। आपको पता है ना कि कुछ विधायक चले गए थे तेजस्वी के पास, और उन्हीं सीटों पर ये सीटें छीन कर लाए हैं ओवैसी। तो इस बार ओवैसी जो हैं वो एटलीस्ट सीमांचल के हीरो बन गए हैं, और तो और मुस्लिम वोटर्स ने वहां पर खेला कर दिया है। ये वो 5 सीटें हैं जहां पर ओवैसी की पार्टी AIMIM जीती है, जो कि हाट, मुर्शीद आलम, बहादुरगंज, तौसीफ आलम, कोचा दामन, सरवर आलम, अमौर, अख्तरुल इमान, बायसी, गुलाम सरवर। और ये जो ईमान है, ये इन्होंने ओवैसी के खास हैं, लेकिन ओवैसी का साथ छोड़ा नहीं इन्होंने। और देखिए, नाम में भी ईमान है, तो लोग कह रहे हैं कि इनका ईमान ओवैसी के लिए एकदम इंटैक्ट रहा और ओवैसी को जितवा दिया। खैर, आगे बढ़ते हैं। पार्टी की पकड़ यहाँ पर लगातार मजबूत हो रही है, यानी ओवैसी की जो सीमांचल की पॉलिटिक्स है वो लगातार मजबूत हो रही है। ये जितनी भी सीटें आपके सामने दिख रही हैं, इन सब सीटों पर यानी कि 25 सीटों पर ओवैसी की पार्टी लड़ी थी और 5 सीटें जीत गई। अब मैं जरा आपको ये बता देती हूं कि 10 बड़े सबक, 10 बड़े टेकआउट इस पूरे नतीजों के क्या रहे। तो देखिए, दरअसल इसको बाल दिवस, आपको पता है ना 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे होता है, बाल दिवस होता है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि भाई ये बाल दिवस जो है वो कमाल दिवस में आ गया, कमल खिल गया, कमाल दिवस हो गया। ये एनडीए 200 पार, 15 साल के बाद प्रचंड बहुमत मिला है। 15 साल, सोचिए कितने सालों का इतिहास पलटा है। एनडीए 200 पार हो गया। आरजेडी और कांग्रेस की 2010 के बाद से सबसे कम सीटें आई हैं, और ये बहुत ही शर्मनाक है महागठबंधन के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ एनडीए ने कैसे खेल किया। एनडीए ने ऐसे खेल किया, जीविका दीदियों के खाते में 10,000 डाल दिए। अभी तो इन दीदियों को यानी इन महिलाओं को आगे और 2-2 लाख रुपए मिलेंगे, यानी कि 1.21 करोड़ महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपए दिए गए। और ये फैक्टर है वो गेम चेंजर हो गया, और महिलाओं ने एक तरफा एनडीए को जितवा दिया। सामाजिक सुरक्षा की पेंशन बढ़ा दी, मतलब ये दावा किया गया 1.1 करोड़ गरीब वोटर्स को फायदा मिला। एक प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जंगल राज नैरेटिव का लाभ उठाया गया। उन्होंने कहा कि अगर आप
एनडीए को नहीं जिताएंगे तो फिर वही जंगल राज वापस आ जाएगा। भाई देखिए, ये बात कहनी पड़ेगी, लालू प्रसाद यादव के टाइम पे जंगल राज वाला जो नैरेटिव है कि भाई महिलाएं निकल नहीं सकती हैं बाहर, क्राइम बहुत ज़्यादा है, जंगल राज है, और अब देखिए वहाँ की महिलाओं को पैसे मिल रहे हैं, वो अपनी जीविका चला रही हैं, अभी उनको और पैसे मिलेंगे, अब उनको कोई खौफ नहीं है अगर महिला की सुरक्षा के मामले में। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें बदली हैं और महिलाएं एनडीए के पक्ष में हो गई। फ्री बिजली का लाभ उठाया सबने। फिर क्या हुआ, बीजेपी का एसआर यानी कि स्ट्राइक रेट 94% रहा है, और जहां जहां प्रधानमंत्री मोदी ने रैली की है वहां वहां पार्टी की जीत हुई है, ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा। आरजेडी का 17%, कितना कम स्ट्राइक रेट है। महागठबंधन में आपसी भिड़ंत हुई 12 जगह पे, यानी 12 सीटों पर फ्रेंडली फाइट हुई, और इसमें वही हुआ, आपने वो मुहावरा सुना होगा, कहानी सुनी होगी, 2 बिल्लियां रोटी के लिए लड़ती हैं और उस रोटी को बंदर खा जाता है, सुना है ना। तो फिर यही हुआ कि महागठबंधन में आपसी भिड़ंत हुई आरजेडी और कांग्रेस और इन सब के बीच में। अब इन 12 सीटों में से 8 एनडीए ले गई, लो, बाकी की बची हुई पे ये लोग हाथ मलते रह गए। पीके की पार्टी में 99% की जमानत जब्त की है, यानी पीके का जो इस बार वो जो हीरो बनना चाहते थे और जो वो जीरो बन गए हैं, बहुत बहुत बेइज्जती हुई है। वो प्रशांत किशोर जो दूसरों को चुनाव जिताते थे, वो प्रशांत किशोर जिन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे, वो प्रशांत किशोर आज एक भी सीट बिहार में नहीं ला पाए हैं। और उनकी जो फजीयत हो रही है, उनका एक पार्टी का जो उम्मीदवार था वो हार्ट अटैक से मौत हो गई है उनकी। जो लगभग 2000 जो सबसे ज़्यादा वोट पाए हैं वो मनीष कश्यप है। तो अब एक तरीके से ये पीके का करियर यहाँ पे ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। यादव लैंड यानी कि ये जितनी भी 55 सीटें हैं जहाँ पर यादव वोटर सबसे ज़्यादा है, सोचिए तेजस्वी यादव यानी कि यादवों की पार्टी आरजेडी, लालू प्रसाद यादव, तो वो अपनी ही जाति के लोगों में सीटें नहीं जीत पाए। यादव लैंड की 55 सीटों पर 12 पर ही जीत पाई महागठबंधन, बाकी का सोचिए सब एनडीए ले गई। यानी कि यादवों ने भर भर के एनडीए को वोट किया है, आप सोच सकते हैं ये बात। एससी एसटी की 40 में से 34 सीटें एनडीए ले गई। 5000 से कम अंतर की 31 सीटों में से 17 सीटें एनडीए के पास गई। जहां बीजेपी का सूखा था वहां पर चिराग पासवान हीरो निकल गए। मोदी के हनुमान ने कहा कि मैं 29 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा, और बहुत उन्होंने लड़ाई की अपनी पार्टी से, अपने गठबंधन से, कि मेरे सम्मान की बात है, मुझे 29 सीटें चाहिए। और बीजेपी कह रही थी कि भैया 12-13 ले लो, लेकिन नहीं जी, चिराग पासवान ने कहा चाहे हारी हुई सीटें दे दो लेकिन 29 दो, मेरे सम्मान की बात है। हालांकि 29 में से एक उनका पर्चा कैंसिल हो गया था उनकी पार्टी के उम्मीदवार का, 28 सीटें बची, और 28 में से ये 19 लेकर आए हैं, जीत कर आए हैं। यानी कि जहां जहां बीजेपी का सूखा था वहां भी चिराग पासवान ने जीत हासिल कर ली। तो ये चिराग पासवान, अब लोग कह रहे हैं कि भाई चिराग पासवान डिप्टी सीएम नहीं मांग ले अपनी पार्टी से, बहुत कुछ हो सकता है। आगे चुनावों पर असर होगा, अभी आगे बंगाल में चुनाव है, केरल में चुनाव है, असम में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है, फिर 2027 में क्या यूपी में भी ऐसा ही कुछ बड़ा खेला होगा। एनडीए का एमवाई फैक्टर यानी महिला और युवा फैक्टर असरदार। भाई विपक्ष का एमवाई फैक्टर है मुस्लिम और यादव, इधर एनडीए का भी अब एमवाई फैक्टर ताकतवर हो गया है, महिला और युवा। तो ये एकदम ऐसी टक्कर दी कि लिटरली सामने वाला धराशायी हो गया। अब विपक्ष ये कह रहा है कि देखिए वोट परसेंटेज तो आरजेडी का ज़्यादा है, महाराष्ट्र में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, ये लोग शकुनी, इलेक्शन कमीशन जो शकुनी हैं, ये लोग वोट चुरा लेते हैं, ये लोग अपने हिसाब से इंस्टीट्यूशन को चलाते हैं। आरजेडी को इसलिए ज़्यादा वोट मिले क्योंकि वो ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। ये फैक्ट जो मैंने आपको शुरुआत में बताया, और आप देख सकते हैं कैसे हर जगह पे लिखा हुआ है, वोट और सीटों का गजब खेला, वोट सबसे ज़्यादा आरजेडी को मिले और सीटें सबसे कम। ये क्या हो गया भाई? तो गणित मैंने आपको समझाया, जैसे कि आप इधर भी देख सकते हैं, आरजेडी के 23% है, बीजेपी के 20% है, एआईएमआईएम के 1.85% है, और बाकी के मैंने आपको आंकड़े शुरुआत में ही बता दिए थे। तो बेसिकली मैं आपका ये गणित क्लियर करना चाह रही थी कि आरोप लग रहे हैं भाई आरजेडी को ज़्यादा वोट मिले, लेकिन वो ज़्यादा सीटों पे भी लड़ी थी। अब देखिए आगे क्या होगा। अब सबके मन में यही सवाल है, सीएम कौन होगा? क्या नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बनते हैं? क्या नीतीश कुमार पीछे हट जाते हैं भाजपा के दबाव में? क्या भाजपा अपना चेहरा लाती है डिप्टी सीएम
क्या वापस से 2 बनेंगे? क्या चिराग पासवान को कोई बड़ा पद मिलेगा? और भाई अगर हम एक तरीके से कयास लगा ही रहे हैं तो कयास तो ये भी लग रहे हैं कि कहीं अगर बीजेपी ने कहा कि भाई हम नहीं बनाते नीतीश कुमार को सीएम, तो कहीं नीतीश कुमार अपनी पार्टी समेट के महागठबंधन में ना चले जाएं। तो ऐसे बहुत सारे कयास लग रहे हैं, लेकिन अब इस पे आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।